नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों आज हम लोग ईवीएस में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि ऑफलाइन आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि दोस्तों ईवीएस हुआ चाहे सीडीपी हुआ, हमेशा दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सी टेट हुए या यूपी टेट हुए या सुपर टेट हुआ, हमेशा रिपीट होते हैं। तो आज हो सकता है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो दोस्तों आपका काम बन सकता है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन से हम मेरिट से बाहर और मेरिट से अंदर होते हैं। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। जल्दी से आप सभी इसका वो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है सिसिल में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आपने देखा होगा आप सभी दोस्तों। आजकल तो हम सभी के पास क्या है, एक ऐसा है मोबाइल दोस्तों। मोबाइल से हम सारी जानकारियां दोस्तों, एक छोटे छोटे बच्चों को हर चीज़ें दिखा सकती है कि भाई ज्वालामुखी क्या है, भूकंप क्या है, सारी चीज़ें आप जानते होंगे दोस्तों। एक पर्वत पहाड़ होता है जो कि क्या आग बरसाता रहे दोस्तों। जो पहाड़ ऐसे ही आग इसमें से दोस्तों ज्वाला निकलती रहे, क्या हो, ज्वाला निकलती हो, वो क्या कहलाता है, ज्वालामुखी रहती है दोस्तों। गर्म गर्म ज्वार भाटा उसमें से निकलता जाता है। तो जो कोटापैक्सी है दोस्तों एक जागृत ज्वालामुखी होता है। क्या होता है? एक जागृत ज्वालामुखी होता है जो कि हमेशा जलता रहता है दोस्तों। तो ये कहाँ है? तो ये दोस्तों है न सिसिल में है, न एंडीज, न हवाई में है, न रॉकीज में, ये एंडीज में है दोस्तों। एंडीज कहाँ है? आपके मन में प्रश्न होगा कि एंडीज कहाँ है। तो दोस्तों ये अमेरिका, आपका अमेरिका में है। कहाँ पे है? ये आपका अमेरिका में है दोस्तों। एंडीज क्या है? अमेरिका में आपका एंडीज है दोस्तों। वहीं पे ये ज्वालामुखी, सकृत ज्वालामुखी आपका पाया जाता है। ठीक है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे है ये? दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? किसकी बात की जा रही है? सांगपो नदी की बात की जा रही है कि जो सांगपो नदी है तिब्बत की, वह भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है और यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। मेरे किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से दोस्तों, बहुत ही अच्छा दोस्तों। सांगपो नदी या क्या कहा जाता है दोस्तों? सांगपो नदी। और ये नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो ये नदी आपकी दोस्तों कही जाती है, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यह नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? यह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे कि बांग्लादेश में, क्या दोस्तों, बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहा जाता है। और तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है, या शाम्पो नदी कहा जाता है। और इसको बांग्लादेश में जमुना नदी, और दोस्तों भारत में इसे क्या कहा जाता है? भारत में इसे क्या कहा जाता है? भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। इसको अगर पूछे कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, या शाम्पो नदी।
पूछे कि भारत में किस नाम से जाना जाता है इस नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं दोस्तों। जल्दी से आप लोग लीजिए, जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में दोस्तों फूड सर्कल आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा फूड सर्कल। तो फूड सर्कल में आपके दोस्तों पूछा है खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्चतर उपभोक्ता पूछा है शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। क्या होगा दोस्तों? घास भूमि क्षेत्र में दोस्तों आप पहले क्या हो गई, आपकी घास हो गई। क्या हो गई? आपकी घास हो गई। घास को कौन खाते हैं? जो शाकाहारी जीव हुए, टिड्डा हुए, खरगोश हुए। हाँ, टिड्डा हुआ दोस्तों, खरगोश हुआ, ये सब क्या खाते हैं? आपके घास खाते हैं। खरगोश हुआ, गाय हुआ। और इनको कौन खाता है दोस्तों? इनको आपके मांसाहारी जीव खाते हैं। कौन? मांसाहारी। जो मांसाहारी यानी उच्च मांसाहारी के होते हैं दोस्तों, जो कि उच्च मांसाहारी होते हैं। उच्च मांसाहारी जीव जो कि केवल खाते हैं, तो वो क्या है? शेर हो गया दोस्तों। और क्या हो गया? शेर हो गया आपका। नहीं, इनको दोस्तों कौन खाएगा? इनको पहले जो कि दोस्तों मांसाहारी होते हैं, हाँ दोस्तों, यही उच्च मांसाहारी यानी वही खाएंगे। आपके शेर हो गया, चीता हो गया, ये हो गया, तो ये आपके खाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपके खाएंगे उच्च मांसाहारी। तो ये आप पूछ रहा है क्षेत्र में सबसे उच्चतर स्तर के, उच्च स्तर के दोस्तों, जो उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो वो आपके मांसाहारी ही होते हैं, जो कि उच्च स्तर के, जो केवल दोस्तों मांस खाते हैं। जो क्या कहते हैं? केवल मांस खाते हैं दोस्तों, केवल मांस खाते हैं, वे उच्च स्तर के मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे कि शेर दोस्तों, शेर को आपने दूध पीते हुए नहीं देखा होगा। चीता दोस्तों, शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब उच्च स्तर के मांसाहारी कहलाते हैं, शेर, चीता, बाघ। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। जो वायरस है वो किससे होने वाला रोग है? संक्रमण से। तो ये क्या कहलाएगा? टाइफाइड, कालरा, जुकाम या मलेरिया? वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें कि वायरस जो संक्रमण से होने वाला रोग है क्या कहलाता है? टाइफाइड, कालरा या जुकाम? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वायरस दोस्तों क्या है? वायरस, अभी वायरस चीन से एक आया था। वायरस चीन से आया था आपका कोरोना। कौन सा? कोरोना वायरस, जिसने कि हमें दोस्तों क्या कर दिया? एकदम तोड़ के रख दिया। कोरोना वायरस जो आया बिल्कुल तोड़ के रख दिया। तो कोरोना से दोस्तों उसने उन्हीं पे दोस्तों ज़्यादातर आक्रमण किया जिनकी इम्यूनिटी पावर क्या थी? इम्यूनिटी पावर क्या थी? वो क्या थी? वो कमज़ोर थी। क्या थी? इम्यूनिटी पावर जिनकी कमज़ोर थी, उस पर ही कोरोना ने हमारे दोस्तों वो किया। इसी प्रकार से जो वायरस होता है वो कमज़ोर, हमारे शरीर के जो पार्ट सबसे कमज़ोर होता है दोस्तों, उसी पे वो क्या करता है? आक्रमण करता है। जैसे दोस्तों सबसे शरीर पार्ट अगर कमज़ोर देखा जाए तो हमारी नाक होती है। तो नाक होती है दोस्तों, उसमें आसानी से वायरस हमारा घुस सकता है, और इसलिए दोस्तों हमें क्या हो जाता है? जुकाम। सी इज़ द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। न टाइफाइड होगा, न कालरा, न मलेरिया। मलेरिया तो आप सभी जानते हैं मच्छर के काटने से होता है। तो सी जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा सारे बच्चे। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों कृषि को प्रभावित करने वाले क्या होता है? कृषि को जो प्रभावित करने वाले दोस्तों मौसम होता है, जो मौसम होता है सबसे ज़्यादा, वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है क्या? वृष्टि मानी जाती है।
क्या मानी जाती है दोस्तों? डी इज राइट आंसर, वृष्टि मानी जाती है। क्या होती है? वृष्टि मानी जाती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि मौसम परिवर्तन में हमारे दोस्तों पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। किसका रोल होता है? पौधों का भी महत्वपूर्ण होता है। पौधों से दोस्तों हमारी वर्षा होती है। सबसे अगर वर्षा दोस्तों पौधे ही न हो तो वर्षा होना भी दोस्तों संभव न हो। तो इसलिए पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कृषि प्रभावित करना सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? वृष्टि है। डी इज द राइट आंसर। जिसने बच्चों ने डी बताया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? आप सभी जानते हैं दोस्तों हमारी पृथ्वी दोस्तों कई परतों से घिरी हुई है, कई परत से घिरी हुई है दोस्तों। तो आप सभी बताएं जरा कि कौन सा मंडल होता है जिसका सबसे ठंडी परत मानी जाती है? ताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, कौन सा मंडल होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मध्य मंडल होता है, क्या होता है? मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल वह सबसे ठंडा माना जाता है। क्या माना जाता है? ठंडा माना जाता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे जो तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है दोस्तों, ठीक है, कम हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ठंडा होता है यहाँ पे। जो दोस्तों हमारे उल्का पिंड आप देखे होंगे, जलते जलते जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड जो जलते हुए आते हैं बहुत तेज़ी से, आपने देखा होगा कभी कोई चमकता हुआ तारा टूटा हो ना, वो जलता हुआ दोस्तों आता है। तो इसी मध्य मंडल में जब वो आता है तो वो क्या हो जाते हैं? वो ठंडे पड़ जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? ठंडे, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है। क्योंकि 50 से 80 किलोमीटर ऊपर दोस्तों, यानी कि दूर ऊपर होता है इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से, बहुत ही ज़्यादा, धरातल से 50 से 80 किलोमीटर की दूरी होती है आपके मध्य मंडल, काफ़ी दूरी होती है। इसलिए दोस्तों ये क्या होता है? उच्च तापमान, उच्च दूरी होने पे, अधिक दूरी होने पे यह तापमान बहुत ही यहाँ का ठंडा होता है। तो मध्य मंडल इज द राइट आंसर। बी, जिन बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? आप सभी जानते हैं 1973, 1982, 1992, 90। बाघ दोस्तों, बाघ जो है वो हमारा क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि बाघ जो है दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है बाघ, बहुत ही फुर्तीला। इसके सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है दोस्तों। और जब ये गरजता है, या आप कह सकते हैं ये दहाड़ता है, जब ये दहाड़ता है तो इसकी आवाज़ दोस्तों 3 से 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। सोचिए, हम आप चिल्लाएं तो यहाँ से घर दरवाजे से बाहर न जाए, पर ये 3 किलोमीटर, सोचिए दोस्तों 3 किलोमीटर, जितना हम देख नहीं सकते उतनी दूरी इसकी होती है, उतनी दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। तो शेर की दहाड़ से ही उसकी शक्ति का पता चलता है दोस्तों, ठीक है, आवाज़ से ही लोगों की शक्ति का पता चलता है। तो दहाड़ती दोस्तों, क्योंकि कहते नहीं लोग, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात, जो शेर है हमारा, इसकी संरक्षण दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसका शिकार हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा इसका शिकार हो रहा था। तो भारत सरकार ने इसकी संरक्षण प्रदान करने के लिए दोस्तों एक कदम उठाया। उन्होंने 1973 में, 1973 में, कब? 1973 में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिससे कि बाघों को हम संरक्षण प्रदान कर सकें, सुरक्षा प्रदान कर सकें, और जो इनका बहुत ही अधिक शिकार हो रहा है उस पर रोक लगा सकें। तो 1973 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार यानी मेरन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? वह गुजरात है कि तमिलनाडु है, अंडमान द्वीप है, या पश्चिम बंगाल? गल्फ ऑफ मन्नार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन दोस्तों, यह एक क्या है? बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? यह एक राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। आप कभी समय मिले तो आप जाइए। कहाँ जाना पड़ेगा मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह जाना पड़ेगा आपको तमिलनाडु में। कहाँ जाना पड़ेगा? तमिलनाडु में दोस्तों यह राष्ट्रीय मार्ग है। तमिलनाडु अगर आप जाएं तो इस राष्ट्रीय मार्ग गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क को घूम के जरूर आए। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये दोस्तों आपकी मॉडर्न हिस्ट्री,
नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपके कुछ इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसान का मित्र दोस्तों, बहुत ही यानी कि जो किसान होते हैं दोस्तों, आप सभी ने मालूम होगा, आप सभी कमेंट करके बताएं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किस महान हस्ती ने दिया था? क्योंकि बिना जवान के और बिना किसान के किसी भी देश की उन्नति नहीं हो सकती दोस्तों। एक जवान हमारा देश की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो एक किसान हमें दोस्तों क्या करता है? भोजन प्रदान करता है, अन्न प्रदान करता है। तो बिना सुरक्षा और बिना भोजन के, दोनों के दोस्तों, हमारे देश में प्रगति संभव नहीं है। आप सभी बताएं, जय जवान जय किसान, इसीलिए ये नारा दिया गया। किस महान आत्मा ने दिया था? किसान का मित्र किसे कहा जाता है? चींटी को कहा जाता है, केचुए को, मधुमक्खी को, या तितली को? सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएं। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे जरूर। तो दोस्तों, आप सभी ने इस प्राणी को देखा होगा, बड़ा अजीब प्राणी होता है ये आपका दोस्तों, क्या है इसे क्या कहते हैं? केचुआ कहते हैं। केचुआ ये दोस्तों किसान का मित्र होता है। क्यों होता है किसान का मित्र? तो दोस्तों केचुआ जो होता है, पहले जब ये चलता है तब दोस्तों जोतता जाता है, यानी कि जोतता जाता है, एक निशान बनाता जाता है, जिससे लगता है कि ये खेतों को क्या कर रहा है? जोत रहा है दोस्तों। और ये खेतों के अंदर दोस्तों छेद करता है, और दोस्तों यह मिट्टी ही खाता है, और मिट्टी ही दोस्तों मलमूत्र भी त्याग करता है, और मिट्टी को क्या कर देता है? ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम कर देता है। क्या कर देता है? बहुत ही ज़्यादा मुलायम कर देता है। और दोस्तों जो ये छेद करता है या जोतता है, जिससे आसानी से वर्षा का पानी और जो हमारे खाद्य होते हैं वो आसानी से दोस्तों हमारे क्या होते हैं? हमारी मिट्टी में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी बहुत ही अधिक क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। जिससे हमारी मिट्टी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। इसलिए वह मिट्टी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अधिक अनाज उत्पन्न करती है। क्या करती है? बहुत ही ज़्यादा अनाज उत्पन्न करती है। इसलिए केचुए को किसान का मित्र कहा जाता था। ठीक है, बी जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। दोस्तों समुद्री सीमा, कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, हम सभी जानते हैं दोस्तों। तुरंत आप पकड़ लेंगे दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही अच्छा आंसर है दोस्तों। आप सभी जानते हैं दोस्तों, गोवा तो आप सभी जानते हैं समुद्र के किनारे ही स्थित है आपका। कैसे हम ऑप्शंस पकड़ते हैं? अगर जैसे हमें नॉलेज नहीं है तो हम जानते हैं कि गोवा तो जो हमारा समुद्र के किनारे ही स्थित है, तो गोवा बीच हम सभी जाते हैं समुद्र, तो गोवा तुरंत कट गया। महाराष्ट्र, बम्बई दोस्तों आप सभी जानते हैं ये भी समुद्र बीच है, वहाँ पे समुद्र के किनारे। तो हमारा दो ऑप्शन तो तुरंत कट गया, गोवा और महाराष्ट्र। अब बचा क्या? बचा हमारा गुजरात और राजस्थान। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों राजस्थान में सूखा है। राजस्थान यानी कि सूखा, यानी पूरा एकदम दोस्तों क्या है? राजस्थान बालू ही बालू है। क्या है? बालू ही बालू। आपने देखा ना, सूखा है, गर्मी है, वहाँ पानी की बहुत ही कम वो है। तो यानी क्या है? वहाँ समुद्र का दूर दूर से संबंध नहीं है। तो जो समुद्री सीमा है वो हमारे राजस्थान से संबंधित नहीं है, बल्कि गुजरात से है। तो सी पूछा है निम्नलिखित भारतीय राज्य में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं है, गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र, ये तो आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से भी अगर आपको जानकारी नहीं है, एक तो आप नक्शे की जानकारी जरूर रखिएगा, नक्शे से संबंधित, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस प्रकार से भी अनुमान लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जा सकती है? वाह क्या क्वेश्चन है रत्नेश सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नदी के प्रदूषण की स्तर की माप की जाती है। नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है किससे? एटीपी से, एसटीपी से, बीओडी से, या डब्ल्यूपीएल से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे, पर किसी भी बच्चे का मेरे गलत नहीं होना चाहिए। कि दोस्तों जो नदी के प्रदूषण है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण दोस्तों, प्रदूषण यानी कि हमारा जल प्रदूषण,
जल प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या है, हानिकारक होता है मनुष्य के लिए, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, न कि मनुष्य बल्कि समस्त प्राणी कह सकते हैं, समस्त प्राणी, जीव जंतु पौधे सभी के लिए दोस्तों, यहाँ पे समस्त प्राणी कहना ज़्यादा उपयोगी होगा। समस्त प्राणी के लिए दोस्तों हानिकारक होता है हमारा नदी प्रदूषण, जल प्रदूषण। आप सभी जानते हैं दोस्तों जल प्रदूषण किस कारण से होता है, जल प्रदूषण को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। पूछा है कि प्रदूषण के स्तर की माप कैसे की जाती है। तो दोस्तों प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है BOD के द्वारा। किसके द्वारा? BOD के द्वारा। जो प्रदूषण जल स्तर के कि कितना प्रदूषित जल है उसकी माप की जाती है BOD के द्वारा किया जाता है। C इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए समुद्री दोस्तों सवाल, समुद्री सवाल पूछा है किसका दोस्तों, सवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पर बड़ा सरल क्वेश्चन है कि क्लोरीन का है, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का। जो समुद्री शैवाल होते हैं दोस्तों, समुद्री शैवाल से हमें सबसे अधिक प्राप्त होता है क्या? सबसे अधिक समुद्री शैवाल से हमें क्या प्राप्त होता है? और हम सभी जानते हैं कि समुद्री शैवाल से हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है या सबसे अधिक प्राप्त होता है क्या? आयोडीन प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। कमेंट लिखते चलिएगा दोस्तों, चाहे कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलिए या कॉपी कलम में लिखते चलेंगे, चीज़ें आपको याद होती चलेंगी, दिमाग में बैठेंगी, तब जल्दी आप भूलेंगे नहीं। एक दो बार अगर आपने पढ़ लिया कंठस्थ, यानी कि समुद्री शैवाल किसका स्रोत है? समुद्री शैवाल आयोडीन का स्रोत है। किससे हम प्रदूषण नापते हैं? जल प्रदूषण, नदियों का जल प्रदूषण किससे नापा जाता है? BOD से नापा जाता है। ऐसे दोस्तों आप 2-3 बार चीज़ों को पढ़ेंगे। भारत यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, कब वो हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। ऐसे चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। किसान का मित्र किसे कहा जाता था? केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही दोस्तों रिवाइज करते हैं कि हाँ हमने पढ़ा तो आखिर कितनी चीज़ें पढ़ी और कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, हम भूले तो नहीं। तो ऐसे जब आप चीज़ें रिवाइज करेंगे, रिसाइकिल बार बार, तब आपको चीज़ें, ऑप्शन आप ऐसे देखेंगे, तुरंत आप ऑप्शन मार देंगे कि भैया क्या होगा? आयोडीन होगा। आँख झपकते ही दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस के साथ कि आयोडीन के अलावा और कोई होगा नहीं, क्योंकि समुद्री शैवाल सबसे ज़्यादा स्रोत होता है आयोडीन का। C इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों जल्दी से बताएं। सैक लाइकेन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सैक लाइकेन है क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघट्य है दोस्तों, या सहजीवी है? सैक दोस्तों एक प्रकार का लाइकेन है। क्या है? एक प्रकार का लाइकेन है। तो जो ये लाइकेन है क्या है, जल्दी से बताएं। परजीवी है, रसायन स्वपोषी, अपघटक, या सहजीवी? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यह कहलाता है एक सहजीवी है। क्या है? यह एक सहजीवी है। सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? CNG दोस्तों, CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? CNG गैस आप सभी ने देखा होगा दोस्तों। CNG गैस बहुत ही ज़्यादा आप सभी अब देख रहे हैं कि उपयोग में हो रही है, वाहनों में, उद्योग में, खाना बनाने में, वाहनों में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 101% दोस्तों। ये क्या हो सकता है? यह आपका होता है, क्या कहते हैं दोस्तों, वो रिपीट हो सकती है ये। तो इसका CNG का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये ऑप्शन पूछा भी जा सकता है कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है दोस्तों। ठीक है, तो CNG आप सभी जानते होंगे, अब सो ये हर बच्चा जानता है कि CNG किसके लिए उपयुक्त की जाती है? जो हमारे वाहन हैं और उद्योग दोस्तों। केवल वाहनों में या उद्योगों में गलत हो जाएगा दोस्तों। यह इसीलिए देखिए किस प्रकार से एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल रहा है। वाहन भी दिया है, कुछ बच्चे तुरंत वाहन मार के चले जाएंगे, नहीं। उद्योगों में नहीं दोस्तों, वाहन और उद्योग दोनों में ये CNG गैस हमारा इस्तेमाल होता है। तो D इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने D बताया है बिल्कुल सही बताया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। LPG किसका दोस्तों आपका संक्षिप्त रूप है? लो पेट गैस, उसका लोकल पैसेंजर गाड़ी का,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस। एलपीजी दोस्तों, एलपीजी आप मीथेन और ब्यूटेन से मिश्रित है दोस्तों, का मिश्रित स्वरूप है आपका क्या, एलपीजी गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन से आपसे ब्यूटोन और ब्यूटेन और प्रोपेन दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिक्सर होता है दोस्तों, मिश्रण होता है आपकी एलपीजी गैस। तो एलपीजी का संक्षिप्त रूप पूछा है। एलपीजी का संक्षिप्त रूप होता है दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम। दोस्तों सही गलत हो सकता है थोड़ा बहुत आप लिखने में, पर मेरे बोलने में आपका एकदम सही, लिखने में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, पर बोलने में नहीं गलती होगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको संक्षिप्त रूप, अगर ऑप्शन में आपके आएगा तुरंत आप मार देंगे दोस्तों, मात्रा इधर उधर हो सकती है लिखने में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्योंकि समय की दोस्तों वो होती है, जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाना होता है, तो इसलिए तो ये क्या होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिखने में बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है आपका एलपीजी गैस दोस्तों। यह आप सभी जानते हैं गृहित गैस है दोस्तों, जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, भोजन बनाने में, आप सभी जानते हैं। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सी इज द राइट आंसर। चलिए, ब्यूटेन और प्रोपेन पृथ्वी पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषित करती है? गामा किरणों का, एक्स किरणों का, पराबैंगनी किरणों का या बीटा किरणों? आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है यह कई परतों से घिरी हुई है। आप सभी जानते हैं यह कई परतों से घिरी हुई है। पर दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जो सूर्य है, हमारे सूर्य से दोस्तों जो किरणें निकलती हैं, जो अल्ट्रावेज किरणें होती हैं दोस्तों, जैसे कि अल्ट्रावेज किरणें होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादातर क्या होती हैं, हानिकारक मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? बहुत ही ज़्यादातर हानिकारक मानी जाती है, जिनसे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होती है तो हमारी त्वचा प्रभावित होती है, जिससे हमें त्वचा कैंसर भी होने की संभावना होती है, और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो इससे एक किरणें जो होती है, यही पूछा है कि जो परत किन किरणों का अवशोषित करती है। इन किरणों को बचाने के लिए दोस्तों एक परत हो गई दोस्तों, जिसका नाम है ओजोन परत। क्या होता है? जिसे कि ओजोन परत कहा जाता है दोस्तों। ओजोन परत या सुरक्षा का छाता भी हम लोग कहते हैं दोस्तों। हमारा सुरक्षा का छाता है ओजोन परत, जो कि दोस्तों पैराबिगनी किरणें होती हैं दोस्तों, सूर्य से जो निकलने वाली पैराबिगनी किरणें हैं, उनका शोषण कर लेती है। यह हमारी कौन सी दोस्तों, ओजोन परत जो होती है, यह हमारा शोषण कर लेती है पैराबिगनी किरणों का। तो जिन बच्चों ने सी बताया है, बिल्कुल सही आंसर बताया है दोस्तों। चलिए, बहुत ही अच्छा दोस्तों। और ये जो ओजोन परत होती है वो किस मंडल में होती है? हमारे समताप मंडल में होती है। किस मंडल में होती है? हमारे समताप मंडल में होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आ सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? वेरी इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी चिपको आंदोलन से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। तो दोस्तों आपने लाल बहुगुणा जोशी का नाम सुना होगा। वो जो थी दोस्तों, वो कहाँ से संबंधित थी? आपकी उत्तराखंड से थी। कहाँ से थी? आपकी उत्तराखंड से संबंधित थी दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? पेड़ों के कटाव से दोस्तों, पेड़ों को कटाव को रोकने के लिए ये क्या किए ये लोग दोस्तों? पेड़ों से चिपक गए। किससे चिपक गए? पेड़ों से चिपक गए। और दोस्तों कहा कि अगर पेड़ों को काटना है, उससे पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो उनके संरक्षण में दोस्तों ये खड़ी हो गई थी। तो उत्तराखंड में लाल बहुगुणा जोशी जी, आपने जानते होंगे दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुगुणा जोशी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। तो दोस्तों वो थे, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डोमोलॉजी। दोस्तों जीवों का व्यवहार का अध्ययन, पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन और सब्जियों का अध्ययन, ऐसे दोस्तों आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सफ़ेद क्रांति किससे वो है दोस्तों? दुग्ध क्रांति से, आप सभी जानते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आपको रिवाइज करके जानना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी दोस्तों। आप जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। जल्दी से सभी बच्चे बताएं क्या होगा दोस्तों? जीवों के व्यवहार का अध्ययन।
तो जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ईथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईथोलॉजी, जिसमें हम जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से जीव अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से जीव अपना दोस्तों कितने वर्ष तक वो रहते हैं झुंड में, कितने वर्ष बाद वो चले जाते हैं, जीव क्या खाते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, सारा दोस्तों उनके जीवन के रहन सहन, जीवन के कितने सोते हैं, सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों उनको मालूम करते हैं। ठीक है, तो उनका अध्ययन करते हैं, आप उसे क्या कहते हैं? ईथोलॉजी कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। क्या सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। विश्व ओजोन दिवस दोस्तों जल्दी से आंसर बताएं, आपको कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? दोस्तों ओजोन दिवस यानी कि ओजोन दिवस दोस्तों आपका विश्व ओजोन दिवस दोस्तों लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को हमारा ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है दोस्तों। 16 सितंबर को हमारा क्या होता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु। झूम खेती दोस्तों यानी झूम खेती ऐसी खेती जिसे दोस्तों आपको जो पेड़ पौधे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काट दिया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? काट दिया जाता है, फिर कुछ समय के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है और फिर दोस्तों वहाँ पे फिर उसको साफ करके वो खाद बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? पेड़ पौधे खाद का रूप ले लेते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद यानी कि वहीं पे दोस्तों फिर जुताई करके, साफ उफ करके, जुताई करके फिर दोस्तों वहाँ पे क्या किया जाता है? अनाज यानी उत्पन्न किया जाता है। तो ये झूम खेती के तहत आता है आपका। तो ये कहाँ स्थित है? आपके मेघालय में स्थित है। तो जिन बच्चों ने बी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सफल हों। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।